हेलो, नमस्कार दोस्तों। टिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके पर्यावरण के हैं, एनवायरनमेंट के हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको सिलेबस को रिवाइज करा रही हूँ। अभी तक हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं उन लेक्चर्स को, वो प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स को देख सकते हैं। वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है उन लेक्चर्स में। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। प्रॉपर नंबरिंग मैंने लेक्चर्स की करा दी है। तो चलिए, अब आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेकेंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लियर कर दूँ, सारे जो प्रश्न हैं वो आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको सेपरेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी रिगार्डिंग द कोर्स। तो कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है मन में, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, लेकिन इन्वायरमेंट की सीरीज का ये 21वां प्रश्न है। दिया गया है, विच इज एन अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जब भी हम पारितंत्र की बात करेंगे, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं आपके? बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक की हम बात करते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं मतलब वो आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका कौन आ गया? हम आ गए, ह्यूमंस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमल्स आ गया, बर्ड आ गया जिसके भी अंदर जीवन है, ट्रीज आ गए। तो ये सब आपके जैविक घटक हो गए जो भी जीवित हैं। अजैविक घटकों की हम बात करेंगे तो सैंड आ गया, सॉइल आ गया, स्टोन आ गया, एयर आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट्स की बात करें तो ये सब आपके जैविक घटक है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन ह्यूमस जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो उत्तर क्या सही हो गया आपका? ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े दूसरे प्रश्न पे। पिरामिड ऑफ डैश इज ऑलवेज अपराइट। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब भी हम बात करेंगे एनर्जी पिरामिड की, ध्यान दीजिएगा क्लास, जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा आपका अपराइट होता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जब हम पिरामिड की बात करते हैं, हम मुख्यतः 3 तरीके के पिरामिड्स की बात करते हैं। किन किन पिरामिड्स की बात करते हैं, चलो मेरे साथ बताओ। हम बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर की, ठीक है, संख्या की बात करते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। इसमें से आपको याद रखना है, पिरामिड ऑफ नंबर जो है इसमें पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, मतलब अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास के साथ भी सेम चीज़ है, सीधा पिरामिड भी हो सकता है और उल्टा पिरामिड भी हो सकता है। लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होगा, मतलब सीधा पिरामिड ही आपको मिलेगा, चाहे हम किसी भी तरीके के इकोसिस्टम की बात करें। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था 10% लॉ होता है यहाँ पर।
10% लॉ, जिसे कि हम लिंडमैन लॉ भी कहते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में नाम देके आपको पूछ ले, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जितनी भी ऊर्जा हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपकी आती है उसकी खाली 10% एनर्जी जो है वो आपकी सेकेंड लेवल पे ट्रांसफ़र होती है, फिर इसकी खाली 10% एनर्जी जो है वो फर्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होगी। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में खाली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बोला गया है पिरामिड ऑफ डैश इज ऑलवेज अपराइट, तो आप सभी को आंसर पता है, एनर्जी पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में एक आसान प्रश्न पूछा गया है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्लास। एक पारितंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण रीति से दूसरे में स्थानांतरण के दौरान क्या होती है। देखिए, इन एन इकोसिस्टम ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि 10% लॉ है, इट मीन्स ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर ट्रॉपिक लेवल, 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ये क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्जा है वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। पहले ट्रॉपिक लेवल में हमने देखा था अगर हमें 1000 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी तो नेक्स्ट में खाली 100 किलो कैलोरी मिल रही थी, उसके बाद खाली 10 किलो कैलोरी, फिर 1 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है, घटती जाएगी जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करेंगे। सी आपका सही उत्तर है। आप खुद एक चीज समझ रहे होंगे, एक ही तरीके का प्रश्न कितने अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एनर्जी पिरामिड के फॉर्म में पूछा गया है, 10% लॉ के फॉर्म में पूछा गया है, या फिर आपसे पूछा गया एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो अलग अलग तरीके से सेम प्रश्न को पूछा जा रहा है। इसीलिए इन्वायरमेंट में अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, हर सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें तो रटने वाली होती है, कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। जैसे रटना क्या है, रटने में मैंने आपको बता दिया था कि जैसे आपसे पूछेगा कि इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया है, या फिर इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसके द्वारा दिया गया है, नीच किसके द्वारा दिया गया है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज किसके द्वारा दी गई है। तो ये सारी तो रटने वाले पोर्शन हो गए, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नीच क्या है, एनर्जी पिरामिड क्या है। तो ये सारी चीजें समझने वाली हो गई, ठीक है, जो मैं आपको समझा दूंगी लेक्चर के दौरान। यहाँ पर ध्यान दो। अब दूसरा प्रश्न 24वां क्वेश्चन है ये, दो जीवों के बीच संबंध जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही लाभ होता है, डैश के रूप में जाना जाता है, इसे हम किस रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अगर दो स्पीशीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर दो स्पीशीज है क्लास, तो एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरा स्पीशीज जो है ना, उसको ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, मतलब वो न्यूट्रल रह रहा है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है, सहभोजिता कहा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में, सीए परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2021 में, तो ए आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करें अगर म्यूचुअलिज्म की, म्यूचुअल मतलब दोनों को बेनिफिट होगा, म्यूचुअल हम लोग कहते हैं ना, म्यूचुअल बेनिफिट होने वाला है, आप दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो म्यूचुअलिज्म जो रिलेशनशिप होती है इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ए को भी और बी को भी, समझिएगा, ए को भी और बी को भी, प्लस प्लस दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ जो बीज है वो पेड़ों पे फूलों पे बैठ रही है और पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो मधुमक्खी है उसे भी फूलों से मदद मिल रही है, वो अपना शहद फूलों के माध्यम से बना रही है। तो मधुमक्खियों को तो फायदा हो रहा है, साथ ही साथ फूलों को भी फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हर जगह स्प्रेड हो रहे हैं और नए प्लांट्स निकलेंगे, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। फिर देखिए कमेंसलिज्म की अगर हम बात करें तो कमेंसलिज्म में एक को तो बेनिफिट होता है, प्लस होता है, लेकिन दूसरा जो है वो अनएफेक्टेड रहता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये एक बड़ी सी वेल है, तो वेल ने पानी के
अंदर कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियों को मार के खाया। तो जब ये उन मछलियों को मार के खाएगी तो बहुत छोटे छोटे से उनके कण इसके शरीर पे लगे रहेंगे या फिर पानी में स्प्रेड होंगे जब भी वो अपने भोजन को खाएगी। तो यहाँ पर पानी में बार्नेकल्स होते हैं जिनको कि ऑटोमेटिकली वेल्स के माध्यम से खाना मिल जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर वेल को भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेल ने ऑलरेडी अपना पेट भर लिया है अपना शिकार पाके। ठीक है, अब जो छोटे मोटे बचे टुकड़े हैं पानी के अंदर या उसके शरीर पे लगे हुए हैं उनको ये बार्नेकल्स खा रही है। तो वेल कह रही खा लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या, मैं तो न्यूट्रल हूँ। ठीक है, तो ये कमेंसलिज्म हो गया। फिर पैरासिटिज्म की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे स्पीशीज को लॉस होगा। अब आपके सर पे अगर जुए पड़ जाए, ऐसे ऐसे खुजली होगी तो जुए का तो खून मिलेगा, वाह वाह बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा स्वादिष्ट खून है, खाओ पियो, पिएगा खून आपका, जुए को तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो आप हैं आपको इरिटेशन होगी, आपको खुजली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को लॉस हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट हो रहा है। बस ऐसे म्यूचुअलिज्म जब भी याद आए तो भंवरा याद रखना, फूल याद रखना और देखना दोनों खुश हैं एकदम से एक दूसरे से, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कमेंसलिज्म की बात करेंगे तो एक तो खुश है दूसरे तो न्यूट्रल है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आओ खाओ, नहीं खाना मत खाओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर पैरासिटिज्म की अगर हम बात करेंगे तो जब पैरासाइट किसी के भी शरीर से लगता है तो उस पैरासाइट को तो बड़ा मजा आता है खून चूसने में, लेकिन दूसरे जिसके शरीर पे वो रहता है उसको तो बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता कौन है? टर्शरी कंज्यूमर की बात की गई है, कौन है? मोर है, बाघ है, लोमड़ी है या फिर सर्प है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था आपका पिकॉक। ऐसे समझिए, ग्रास था, ग्रास को किसने खाया? ग्रास होपर ने खाया। ठीक है, ग्रास होपर को किसने खाया? हमने बोला ग्रास होपर को खाया आपके फ्रॉग ने। ठीक है, फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। अब अगर आप इस चेन को लेके चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टर्शरी कंज्यूमर जो है वो है स्नेक। ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर हम इस फूड चेन यहाँ पर सीधे कर दें कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया और ग्रास होपर को हम कह दें कि किसने खाया? भाई ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को किसने खाया? पिकॉक ने खाया। तो यहाँ पर आपका टर्शरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा? पिकॉक हो जाएगा। और इस प्रश्न में जो सही उत्तर माना गया था वो पिकॉक को माना गया था कि टर्शरी कंज्यूमर जो है वो है पिकॉक। इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया गया था पिकॉक, ईगल, हॉक, ये सारे जो आपके बर्ड्स होते हैं दे आर ट्रीटेड एज अ टर्शरी कंज्यूमर। ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हुई थी स्टूडेंट्स को, तो ध्यान में रखिएगा। उपयुक्त में से तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी जीव मेनली आते हैं जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, मोर आदि। लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर टाइगर, स्नेक, फॉक्स और पिकॉक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। Accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing amount at each higher level is known as। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। हमेशा याद रखिएगा क्लास, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है कि जब भी हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, इस चीज़ को दिमाग में एकदम बैठा के रखिए। जब भी हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे मतलब हम फूड चेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि फूड चेन में जब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो कंसेंट्रेशन है ऑफ टॉक्सिन या पेस्टिसाइड कुछ भी वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, फूड चेन में जब हम प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे मूव कर रहे हैं तो कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक और पेस्टिसाइड आपका बढ़ रहा है। ये बायो मैग्निफिकेशन में होता है। जब बायो एक्यूमुलेशन की हम बात करते हैं, जैव संचय की हम बात करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम समय के साथ टॉक्सिन के कंसेंट्रेशन की बढ़ने की बात करते हैं। किस तरीके से टॉक्सिन का कंसेंट्रेशन जो बॉडी में है वो समय के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया? एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन फूड चेन। फूड चेन की बात कर दी है। इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन इसे कहा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर
इस चीज़ को आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जब हम बायोमैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, समझो ये क्या है, ये ग्रास है, घास है। अब घास पे किसी ने ले जाकर खूब ढेर सारा पेस्टिसाइड छिड़क दिया, ठीक है। अब इस घास को कौन खा रहा है, ग्रास ओपर खा रहा है। लेकिन आपको पता है जो ग्रास ओपर है वो खाली एक घास तो खाएगा नहीं, वो 4-5 घास खाएगा, तो इसका मतलब उसके बॉडी में और टॉक्सिन जा रहा है, टॉक्सिन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन ग्रास ओपर को चिड़िया खा रही हैं, छोटी सी स्मॉल बर्ड्स खा रही हैं। अब जो स्मॉल बर्ड है वो भी 1-2 ग्रास ओपर तो खाएगी नहीं, वो 3-4 ग्रास ओपर खाएगी, तो मतलब इसके बॉडी में और टॉक्सिन आपका मल्टीप्लाई होके जाएगा। अब ये बड़ी सी हॉक है, ठीक है, एक बड़ी सी ईगल हॉक है, वो बड़ी छोटी छोटी चिड़ियों को खा रही है, तो वो 1-2 चिड़ियों को तो खाएगी नहीं, वो भी 3-4 चिड़ियों को खाएगी, यहाँ पर 2 चिड़ियों को खा रही है, तो इसका मतलब इसके बॉडी में और ज़्यादा टॉक्सिन बढ़ेगा। तो फूड चेन में जब हम लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन है, पेस्टिसाइड्स है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, हम क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स है ये बोलना चाहिए, वो बॉडी में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम फूड चेन पे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जैव संवर्धन कहते हैं, ठीक है। जब हम जैव संचय की बात करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर विद टाइम हम बात करते हैं। यहाँ पर भी जो टॉक्सिन का कंसेंट्रेशन है, देखिए वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब एक मछली है वो पॉल्यूटेड पानी में रहती है, तो पहले उसके बॉडी में टॉक्सिन का लेवल बस इतना था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है और उसका कॉन्टैक्ट उन टॉक्सिन के साथ आ रहा है, पेस्टिसाइड्स के साथ आ रहा है, उसका कंसेंट्रेशन उसके बॉडी में बढ़ता जा रहा है। इसे हम जैव संचय कहते हैं, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है। 27 क्वेश्चन को देखिए क्लास, क्या दिया गया है। किसी परिवेश में एक से दूसरे पौष्टिकता स्तर में स्थानांतरित करने हेतु 10% ऊर्जा किस प्रकार उपलब्ध होती है, यहाँ पर दिया गया है। इन एन इकोसिस्टम 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज इन द फॉर्म ऑफ, तो बताइए यहाँ पर 27 का आपका सही उत्तर क्या है। ये जो है वो आपके केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, किसी परिवेश में निम्न पौष्टिकता स्तर से उच्च पौष्टिकता स्तर में स्थानांतरित करने हेतु 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया में 90% ऊर्जा पर्यावरण में मुक्त हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये आपको पता होना चाहिए। तो 10% एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आपके एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। वही सेम प्रश्न अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो एनर्जी पिरामिड इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, डेजर्ट, रेगिस्तान, वन, सागर या फिर ग्रासलैंड। तो याद रखिएगा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो है ओशियन, सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब सागर की अगर हम बात करें तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम सागर है, ऐसा क्यों कहा गया है। आप खुद सोचो, जिस इकोसिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस सबसे कम होगा, ठीक है, मानवीय गतिविधियों का सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, वो इकोसिस्टम आपका सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल इकोसिस्टम होगा। ओशियन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ओशियन है, अभी मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ है, इंटरफेरेंस है, वो ओशियन में हर जगह नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं ओशियन जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक स्टेबल इकोसिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और भी बहुत से रीजन है, जैसे यह अपनी प्राकृतिक तरल प्रकृति, घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के कारण भी स्थिर रहता है। एक पर्यावरण को स्थिर माना जाता है जब इसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है। तो ओशियन का जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ना होने के कारण इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर, ठीक है, और हमारी गतिविधियों के कारण हमारे यहाँ के जंगल प्रभावित हैं, हमारे यहाँ का रेगिस्तान प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। तो अगर सबसे स्टेबल इकोसिस्टम पूछा जाएगा तो आप ओशियन को बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं,
दी सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड। मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया था, जब कई खाद्य श्रृंखला जो हैं आपकी वो एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से लिंक रहेंगे, तो वो खाद्य जाल का निर्माण करेंगी। ठीक है, जब फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, इंटरलिंक्ड होती है कई फूड चेन, तो वो एक फूड वेब का निर्माण करती हैं। इसे हम फूड वेब कहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सी आपका सही उत्तर है क्लास। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर की यहाँ पर बात की गई है। तो क्लास आपको एक चीज़ तो पता है कि जब हम बात करते हैं तो सबसे नीचे आपके कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपने भोजन का निर्माण खुद कर रहे हैं, हम इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हम इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, वो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो हरे पेड़ पौधे हैं, जो पादप हैं, वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं खुद। ठीक है, अब इन पर जो डिपेंडेंट होते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब आपके शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, याद रखिएगा। शाकाहारी होते जो कि हरे पेड़ पौधे, फूल पत्ती, फल खाते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आपसे प्राइमरी कंज्यूमर की बात किया गया है तो शाकाहारी ढूंढिए। ईगल स्नेक शाकाहारी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, कैंसिल कर दीजिए। ग्रास होपर और डियर शाकाहारी होते हैं? हाँ होते हैं। ग्रास होपर जो है, टिड्डा जो है वो घास खा रहा है, डियर भी घास फूस ही खाता, किसी जानवर को मार के नहीं खाता है। स्नेक फ्रॉग आपके शाकाहारी होते नहीं। क्रेन फ्रॉग आपके शाकाहारी होते हैं नहीं। क्रेन जो है वो क्या करता है, जो सारस है वो मछलियों को भी खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्लास? समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस देयर फूड, तो हम इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसमें मेनली आपके प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। और दूसरा जो है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो कि डिपेंड रहते हैं दूसरों पर अपने भोजन के लिए, और इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं किसमें किसमें, कार्निवोरस में, हर्बीवोरस में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ओमनिवोरस में। ये सारी चीज़ें कल की क्लास में मैंने आपको बताई भी है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, 31 प्रश्न को देखिए। सही कथन का चयन करिए। अब वही प्रश्न आ गया, हेट्रोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड ना। कौन अपने खाने का निर्माण करता है? जल्दी बोलो मेरे साथ, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड? बिल्कुल नहीं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर फूड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो सूर्य की किरणों के प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड? बिल्कुल सही है। जो परपोषी होते हैं वो अपने भोजन का खुद निर्माण नहीं कर पाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वार्म वाटर इन देयर ओन फूड? ये भी गलत है। ये सारी खासियत जो है वो ऑटोट्रॉप्स की है। यहाँ पे एकमात्र जो सही ऑप्शन है वो है सी। ठीक है क्लास, समझ में आ गया होगा। ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला बनाता है? तो फूड चेन की बात की गई है। बताओ, घास है, घास को गेहूं खाता है, गेहूं को आम खाता है? नहीं, तो कैंसिल कर दो। घास है, घास को गोट खाता है, गोट को हम लोग खाते हैं? हाँ खाते हैं, मांसाहारी हो तो खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, गोट है, गोट को गैया खाती है, गैया को एलिफेंट खाती है? नहीं, कैंसिल कर दो। घास है, घास को फिश खाती है, फिश को गोट खाती है? नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पर फूड चेन का निर्माण ऑप्शन बी में हो रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, एनवायरमेंट के इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या दिया गया है? चारण खाद्य श्रृंखला के
अतिसरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को डैश में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ओवर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन स्नेक्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब यहाँ पर आप समझो, घास है, ध्यान दो, ग्रास है, एकदम आसान सा फूड चेन की बात की गई है। घास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है, ठीक है। ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे यहाँ से बताओ कि क्या ये प्रोड्यूसर्स हैं? क्या स्नेक प्रोड्यूसर्स हैं? नहीं, प्रोड्यूसर्स तो खाली हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स कभी भी प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। क्या ये हर्बीवोरस है? अरे भाई, स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा रहा है, कहाँ से हर्बीवोरस हो जाएगा? स्नेक कहीं सांप, कहीं घास फूस खाता है? नहीं खाता है। प्राइमरी कार्निवोरस है और दिया है सेकेंडरी कार्निवोरस है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सेकेंडरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस में तो आपका फ्रॉग हो गया जिसने कि ग्रास होपर को खाया, ठीक है, और सेकेंडरी कार्निवोरस में आपका स्नेक हो गया, ठीक है। तो 33 का जो आपका सही उत्तर है वो है डी। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न। ज्यादातर प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं वो फूड चेन से ही रिलेटेड प्रश्न है। क्या दिया गया है? एक पारिस्थितिक तंत्र की खास श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो बताइए, फाइनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई व्हिच आर कॉल्ड। तो क्या बैक्टीरिया फंजाई को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं? नहीं, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, उन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या ये मांसाहारी है? नहीं। क्या ये शाकाहारी है? नहीं। इनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्नेक को ईगल ने खाया, जब ईगल मरेगी तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, अपघटन होगा, और अपघटन प्रक्रिया में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? बैक्टीरिया और फंजाई का। तो ये सब आपके अपघटक हैं, ठीक है, डिकम्पोजर हैं। ए आपका सही उत्तर हो गया। ये प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2020 में पूछा गया है। आगे बढ़े, आसान प्रश्न है, ऐसा कुछ इसमें घुमाया नहीं गया है, तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ। अब देखो, घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीरों को खाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? ये भी आपको पता है। सर्वाहारी कौन है? जो मांस भी खाता है और घास फूस भी खाता है, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। मांसाहारी कौन है? जो कि खाली मांस खाता है, ठीक है। अपर भोजी डेट्रीवोरस कौन है? जो कि मरे हुए उस पर जीवित रहता है। और डिकम्पोजर कौन है? जो कि अपघटन क्रिया करता है। तो 35 का आपका सही उत्तर क्या होगा? डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस जो है ना, वो डेड बॉडी पे या डेड प्लांट पे सरवाइव करता है। डेड बॉडी या फिर डेड प्लांट पे ये सरवाइव करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें घुन और केचुओं की, माइट्स की बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, तो ये आपको सड़े गली चीज़ों पे या डेड बॉडी या उस पर सर्वाइव करते हुए मिलेंगे, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक दैट स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड एट एपेक्स प्रेडेटर स्पीशीज। एकदम समझ में आ गया होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2019 में एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। ये कौन सी ऐसी लिंक है, रेखीय नेटवर्क है, जो उत्पादक जीव से शुरू होती है और शीर्ष पर भक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म हो जाती है? तो ये आपका क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। लीनियर नेटवर्क की बात की गई है, ठीक है। ये आपके प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं और एपेक्स प्रेडेटर पे जाकर ये खत्म होते हैं, फूड चेन, ठीक है। क्लियर है ना? बार बार आपको दिख रहा होगा कि फूड चेन से रिलेटेड प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट है। जब हम जीवों की बात करेंगे तो ये आपका जैविक घटक है क्योंकि जीवन है, ठीक है। यहाँ पर यही आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अजैविक घटक नहीं है, ये पूछा गया है। प्रकाश, जल, मिट्टी, ये सब आपके अजैविक घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट है। ये प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है क्लास, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वां प्रश्न। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है? आपको मांसाहारी बताना है कौन सा है। अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिराफ है, एलिफेंट है, हिरन है, डॉल्फिन है। तो आपको पता है 38 का जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है डॉल्फिन। एलिफेंट जो है वो आपका
मांस वास नहीं खाता है। कभी एलिफेंट को मांस खाते हुए देखो, डियर को मांस खाते हुए देखो, जिराफ जो है पेड़ पौधे ही खाता रहता है, ठीक है। हिरन भी पेड़ पौधे खाता है, जो एलिफेंट भी है वो भी पेड़ पौधे खाता है, लेकिन डॉल्फिन जो है वो मांस भी खाती है, छोटी छोटी मछलियों की। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा जिसमें किसी व्यक्तिगत जीव या एक ही प्रजाति के उसके पर्यावरण के जीवित और गैर जीवित कारकों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? देख लीजिए, डैश इज अ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच we study the interaction of an individual organism or a single species with the living and non-living factors of its environment is known as। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? उसे हम ऑटोबायोलॉजी, इकोलॉजी कहते हैं। देखिए क्लास, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी इज एन स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पर हम अजैविक और जैविक घटक के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। जब हम ऑटो इकोलॉजी की बात करेंगे, ऑटो पारिस्थितिकी की बात करेंगे, तो पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्तिगत जीव या एक ही प्रजाति के उसके पर्यावरण के जीवित और गैर जीवित कारकों के बीच में हम पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो उसे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। कभी भी सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन है? वो सूर्य है, वो सन है, ठीक है। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, जब भी हम फूड चेन में उत्पादक की बात करते हैं, हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। 41 प्रश्न को देखते हैं। एक खास श्रृंखला में कौन सी जीव अपघटक होती है? तो अपघटक की बात यहाँ पर की गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, जब भी हम बैक्टीरिया और फंजाई की बात करेंगे, जीवाणु और कवक की बात करेंगे, तो ये सब डिकम्पोजर का काम करते हैं, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। जो भी डेड बॉडीज हैं, जो मृत शरीर है, उसको डिकम्पोज करने में, सड़ाने गलाने में बैक्टीरिया फंजाई का कार्य होता है। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखिए 42nd क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव इकोसिस्टम इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एल्बिडो वैल्यू। एल्बिडो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जो लाइट किसी सरफेस पे आपके, जैसे ये कोई सरफेस है, अब मुझे आप लोग बताइएगा, ये एक सरफेस है, यहाँ पर कुछ लाइट आपकी फॉल हो रही है और कुछ लाइट आपके रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब मुझे बताइएगा, अगर ये सरफेस आपका ब्लैक कलर का है तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट बैक की हम बात करें लाइट का, वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? वो कम होगा, ठीक है, लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि ये एक ब्लैक सरफेस है। आपको पता है ब्लैक सरफेस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रिफ्लेक्ट बैक कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ ये जो सरफेस है वो आपका ग्लास है, या फिर मैं कह दूँ कि एक शाइनिंग सरफेस है, तो यहाँ पे जितनी भी लाइट फॉल हो रही है उतनी लाइट अगर हम देखेंगे एक लार्ज अमाउंट में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। शीशे में आप देखते हो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है ना, यही चीज़ बोली गई है। तो एल्बिडो की जब भी हम बात करते हैं तो हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि कितनी लाइट सरफेस पे आपकी फॉल हो रही है और कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख लो, टुंड्रा रीजन वो रीजन है जहाँ पर जो सरफेस होता है वो आपका आइस से कवर होता है, बहुत ठंडा रीजन है, जहाँ पर आइस या स्नो से पूरा लैंड सरफेस आपका क्या रहता है, कवर्ड रहता है। मतलब यहाँ पर जितनी लाइट आपकी फॉल होगी उतनी लाइट आपकी अप्रॉक्सीमेटली उतनी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, शाइनिंग सरफेस के कारण। तो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो होगा वो किसका होगा? फोर्थ का होगा। फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ दिया गया है, यहाँ पर फोर्थ दिया गया है। उसके बाद टैगा रीजन, टैगा रीजन भी आपका ठंडा प्रदेश है। देखिए यहाँ पर अगर क्लास आप देखेंगे ये इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है आपका। इधर हम देखते हैं तो हमको सबसे पहले क्या मिलता है? ट्रॉपिकल रीजन मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टेम्परेट रीजन की हम बात करते हैं,
फिर उसके बाद आप देखेंगे टैगा रीजन और टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के बाद टुंड्रा के बाद टैगा हो जाएगा, टैगा के बाद आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस हो जाएगा और फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लाइट आपकी फॉल हो रही है उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। क्लियर है ना क्लास? बस समझिए एल्बिडो क्या बताता है कि कितनी रेज आपकी फॉल हो रही है और कितनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। जिस सरफेस से जितनी ज़्यादा लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी उसका एल्बिडो उतना ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर आइस से कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है, ग्लेशियर है, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा होगी, मतलब एल्बिडो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे जो एल्बिडो है वो घटेगा, ठीक है। क्योंकि ये टुंड्रा है, ये टैगा है, ये टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल रीजन आपका हो गया। क्लियर है? यहाँ पर देख लो, किसी वस्तु पर पड़ने वाली तथा परावर्तित होने वाले प्रकाश के अनुपात को हम एल्बिडो कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 43 प्रश्न को देखते हैं। पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किस प्रदेश में उत्पादकता सबसे अधिक होती है? तो बताइए किस इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है? टुंड्रा रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में या फिर मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड रीजन में? तो याद रखिएगा प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो होती है वो इक्वेटोरियल रीजन में आपकी होती है, ठीक है। विश्व यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा होती है। हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं तो टुंड्रा, ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड के कंपैरिजन में इक्वेटोरियल रीजन में आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीकम्पोजर? तो बताइए डीकम्पोजर आपका कौन सा नहीं है? गौरैया, जीवाणु, केचुए, फफूंदी दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा इसमें से डीकम्पोजर आपका कौन सा नहीं है? गौरैया, स्पैरो जो है वो डीकम्पोजर नहीं है। जीवाणु, फफूंदी और अर्थवॉर्म को, केचुए को हम डीकम्पोजर में रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब दूसरा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड टॉपिक। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है 45th में कि फुल फॉर्म क्या होता है AEPS का। तो 45 का जो आपका सही उत्तर है वो है आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी, इसका फुल फॉर्म है। ए किसके लिए है? आर्कटिक के लिए, ठीक है। आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी। ये प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एग्जाम में 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा डी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, रिपुदमन बेवली इज नोन फॉर बीइंग द एक्सपोनेंट ऑफ। रिपुदमन बेवली जो है वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वो प्लॉगिंग के लिए जाने जाते हैं। वो जॉगिंग करते करते, रनिंग करते करते वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? प्लॉगिंग कहा जाता है। ए आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, प्लॉगिंग के लिए। रिपुदमन बेवले प्लॉगिंग प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। रिपुदमन बेवले ने कचरा संकट से लड़ने और साथ ही फिट रहने के लिए दोहरे उद्देश्य के साथ 2017 में प्लॉगिंग शुरू की थी। जॉगिंग के दौरान ये कचरा बिनना ही प्लॉगिंग कहलाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जॉगिंग करते करते कचरा ये बिनते थे। चिपकू आंदोलन किसके लिए एक सुदृढ़ पहल थी? तो बताइए चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन को हम हग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है परीक्षा में। चिपकू मूवमेंट को हग मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट था उसको कटने से, वहाँ के पेड़ को कटने से लोगों ने, स्थानीय लोगों ने रोका था, पेड़ों को गले लगाकर, ठीक है। तो इसे हम पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जानते हैं। सी आपका सही उत्तर है, उत्तराखंड में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया है। कई बार हम देखते हैं EPA एक्ट के बारे में आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है EPA एक्ट 1986 में आया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में आया है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी, ठीक है। अगला हम देखें,
The idea of ecological succession was first formally coined by, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो फ्रेडरिक क्लेमेंट्स द्वारा, ये याद रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया है, बी आपका सही उत्तर है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, जब भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं, इसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सक्सेशन जो है वो एक ऐसे स्टेज से शुरू होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक बैरल लैंड है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर खाली रॉक्स हैं, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके का जीवन नहीं है, खाली आपके रॉक्स हैं या फिर बैरल लैंड है। धीमे धीमे हम देखते हैं ये जो रॉक्स है वो आपकी ब्रेक होती है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं किसी तरीके से मॉइस्चर आता है और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स या ग्रासेस आपके यहाँ पर आपके आ जाते हैं, तो ग्रासेस आपके आने लगते हैं। इन स्पीशीज़ को, जो भी छोटे छोटे स्पीशीज़ हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, इनको हम पायोनियर स्पीशीज़ कहते हैं, क्योंकि पहली बार कोई स्पीशीज़ यहाँ पर आई है इस बैरल लैंड में। फिर धीमे धीमे समय बीतता है तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके प्लांट्स डेवलप होते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपके ट्रीज आ जाते हैं और पूरा फॉरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्लास, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन की बात है कि कुछ नहीं था, खाली मिट्टी थी, रॉक था, धीमे धीमे वहाँ पे ग्रासेस निकली, ग्रासेस के बाद प्लांट्स निकले, प्लांट्स के बाद ट्रीज डेवलप हुए और पूरा फॉरेस्ट बन गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, पूरा इकोसिस्टम आपका डेवलप हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये अपने में एक बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो कि धीमे धीमे होता है, ठीक है। तो इसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है समझो। एक पूरा फॉरेस्ट आपका डेवलप हो चुका है, अचानक से यहाँ पर फायर हो गया, ठीक है, आग लग गई। आग लगने के कारण हम देखते हैं कि पूरा जो आपका फॉरेस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सेकेंडरी सक्सेशन में हमने कहीं पर भी बैरन लैंड या ऐसा नहीं कहा कि इस जगह पर कुछ भी नहीं था, कोई भी लाइफ नहीं थी। हमने एक फुल डेवलप्ड कम्युनिटी में कहा कि कुछ ऐसा हो गया, हैज़ार्ड हो गया, ठीक है, नेचुरल हैज़ार्ड हो गया या एंथ्रोपोजेनिक कॉज की वजह से वहाँ पर आग लग गई और पूरा जंगल आपका भस्म हो गया। भस्म होने के बाद अब फिर से धीमे धीमे समय के साथ जो छोटे छोटे बीज हैं वो आपके जर्मिनेट करेंगे, ग्रासेस निकलेगी, ट्रीज निकलेगी और एक समय बाद फिर आपका वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इसे भी हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। बस प्राइमरी सक्सेशन में आपका जो इनिशियल स्टेज है वहाँ पर लाइफ था ही नहीं, जीवन था ही नहीं, बैरन लैंड था। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा एक डेवलप्ड इकोसिस्टम था जिसमें किसी हैज़ार्ड के कारण पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ वो फिर आपका रिबिल्ड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आपके पेपर में जो प्रश्न बना था वो बस इतना सा बना था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रेडरिक क्लेमेंट्स द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कब इस्टेब्लिश किया गया है? 2010 में इस्टेब्लिश किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उन सारे मैटर्स को सुनता है जो कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, ये याद रखिएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को एनजीटी सुनता है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ है? 18 अक्टूबर 2010 में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं, इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा? तो बताइए पर्यावरण पर किसका बुरा असर पड़ेगा? वाटर हार्वेस्टिंग का। बार बार आपसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, ठीक है। जो रेनफॉल, जो जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को एक जगह स्टोर करिए, ठीक है। उसको स्टोर करने के बाद, फिल्टर करने के बाद उसको आप अपने डेली दिनचर्या के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बार बार सरकार जो है आपको जागरूक कर रही है और आपको क्या कर रही है, कह भी रही है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, रेनफॉल के वाटर को कंजर्व करिए। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई ना। संसाधन संरक्षण तकनीक जितनी भी है वो भी हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए एक अच्छी
टेक्निक है। वाटरशेड आधारित प्रबंधन भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। वाटरशेड आधारित प्रबंधन में भी हम कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व ही कर रहे, कंजर्व ही कर रहे हैं। लेकिन जब हम जुताई की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टीलेज की जब हम बात करते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किस पे, इन्वायरमेंट पे। क्योंकि टीलेज की वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है ना, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लूज हो जाती है और लैंडस्लाइड और सॉइल का अपनी जगह को छोड़कर नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सॉइल फर्टिलिटी आपकी खत्म होने लगती है टीलेज की वजह से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जुताई से मृदा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह मृदा की संरचना को क्षतिग्रस्त करके सतह अपवाह व मृदा अपरदन को बढ़ाता है, जो चीज मैंने आपको बताया। चलिए अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। 52nd क्वेश्चन है ये, क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और अ पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स इज नोन एज, ठीक है। क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या समानता निवास करती है डैश के रूप में जाना जाता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। 52nd का आपका जो सही उत्तर है वो है हैबिटेट। हम और आप कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। हमारा घर हमारा हैबिटेट है, जहाँ पर हम रह रहे हैं। हम अपने जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए घर के बाहर जाते हैं, लेकिन वापस अपने ही हैबिटेट में, अपने ही होम में वापस आते हैं। ऐसे जानवरों का भी होता है, खाने के लिए या जो चिड़िया है वो दाना बिनने के लिए जगह जगह जाती है, लेकिन शाम होने के पहले वो अपने घोंसले पर आ जाती है, ठीक है। तो वो उसका हैबिटेट हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में प्रतिबंधित होती हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडेमिक स्पीशीज के बारे में बताया था, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लॉयन टेल्ड मकाओ की बात करेंगे, एक ऐसा बंदर जिसका कि चेहरा जो होता है वो शेर की तरह दिखता है, तो ये जो लॉयन टेल्ड मकाओ है वो मेनली आपको वेस्टर्न घाट में ही मिलते हैं, वहीं पर एंडेमिक है, वहीं से वो बिलोंग ही करते हैं। इसी तरीके से नीलगिरी तहर की हम बात करेंगे तो वो भी हमें वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेंगे, तो वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही बिलोंग करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय, ठीक है। उसी विशेष क्षेत्र में ये स्पीशीज आपके पाए जाते हैं। 53 का ए आपका सही उत्तर है। चलो आगे देखिए, ऐसे हम एशियाटिक लॉयंस की बात करें तो दिमाग में तुरंत गिर नेशनल पार्क आता है, और गिर नेशनल पार्क की जैसे हम बात करते हैं हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है कि हम गुजरात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट नामित नहीं है बोला गया है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन या फिर ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आपका ईस्टर्न घाट नहीं आता है, ठीक है। हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है। ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जहां पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और संकट भी ज़्यादा है, ठीक है। इको सेंसिटिव एरिया भी हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूर्वी हिमालय आ गया, आपका पश्चिमी घाट आ गया, इंडो बर्मा क्षेत्र आ गया और सुंदरलैंड आ गया। यहाँ पर आपका ईस्टर्न घाट नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वेस्टर्न घाट आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन ईस्टर्न घाट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है इस प्रश्न में, कि प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति 2 समूहों में विभाजित हो जाती है जो एक दूसरे से अलग होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम विस्थानिक कहते हैं कि पेरीपैट्रिक कहते हैं कि पैरापैट्रिक कहते हैं या फिर सिम्पैट्रिक कहते हैं। तो बताइए 55 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है। 55 का आपका सही उत्तर जो है वो है पैरापैट्रिक। इस यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति 2 समूहों में विभाजित हो जाती है और जो एक दूसरे से अलग होती है, इसे हम पैरापैट्रिक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2-3 टर्म्स को मैं आपको बता दूं, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक और सिम्पैट्रिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम एलोपैट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जियोग्राफिकल बैरियर है। समझो, चिड़िया की वैरायटी है, ठीक है, एक चिड़िया है, एक बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड है आपकी प्यारी सी ऐसे करके,
ठीक है। एक चिड़िया जो है वो इस पहाड़ के इधर की तरफ रह रही है और एक चिड़िया जो है वो इस पहाड़ के दूसरी तरफ रह रही है। एक ए पोर्शन में रह रही है, एक चिड़िया बी पोर्शन में रह रही है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इस फिजिकल बैरियर, इस जियोग्राफिक बैरियर की वजह से इनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसको हम एलोपेट्रिक कहते हैं। जब आइसोलेशन का जो बेस होता है वो आपका जियोग्राफिक बैरियर होता है। यहाँ पर हो सकता है एक बहुत बड़ा आपका पहाड़ हो या बहुत बड़ी नदी हो, कोई भी जियोग्राफिक बैरियर हो जिसके कारण से जो बर्ड्स हैं वो आपकी सेपरेट हो गई हैं और अलग अलग स्थान में रहने लगी है। हो सकता है एक आपका किसी एक आइलैंड में उड़ के चली गई हो, एक अभी भी फॉरेस्ट में रह रही हो, तो उनके में चेंजेस भी दिखेंगे। आपको पता है ना कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, हम उसी तरीके से चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है। जो बहुत ठंडे प्रदेश में रहता है, अगर आप उसको गर्म प्रदेश में ले आइए तो उसको परेशानी होती है। हमारे और आपकी बात ही करें, अगर हम लोग एसी में काफ़ी लंबे समय तक रह लेते हैं तो बाहर धूप में जाने में धूप बहुत ज़्यादा चुभने लगती है, तो हमारी बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट कर लेती है। इसी तरीके से जब हम स्पीशीज़ को पढ़ते हैं तो स्पीशीज़ भी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लेती है जहाँ पर वो रहती है। हम एलोट्रॉपिक की तब बात करते हैं जब ये जो सेपरेशन होता है स्पीशीज़ में ड्यू टू जियोग्राफिक बैरियर। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माउंटेन है, वॉल्केनो है, आइलैंड है, ओशियन है, कुछ भी जियोग्राफिक बैरियर हो सकता है। पैरापैट्रिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडजेसेंट आपका हैबिटेट होता है। समझो ये एक रोड है, ये एक रोड है, एक रोड के इधर ए पोर्शन है, इधर बी पोर्शन है। ठीक है। इधर ए वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको फर्टाइल लैंड दिखी है, एकदम अच्छी खासी सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। बी पोर्शन में अगर हम देखेंगे जो सॉइल है वो आपकी पॉल्यूटेड सॉइल है। ठीक है, पॉल्यूटेड सॉइल है। ये रोड है आपका। ठीक है, ये एक ही एरिया है लेकिन सेपरेटेड है रोड से। हम बात कर रहे हैं, बहुत दूर की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं जो पॉल्यूटेड सॉइल में आपके उग रहे हैं, कुछ समय बाद हम देखेंगे वो वहाँ के उस सॉइल को अडाप्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ के सॉइल जो है फर्टाइल लैंड में उग रहे हैं, जो प्लांट्स है, सॉरी सॉइल नहीं, जो प्लांट्स है वो फर्टाइल लैंड में उग रहे हैं, वो उसके एनवायरनमेंट को अडाप्ट किए रहेंगे। तो यहाँ पर हमें सेम प्लांट में वेरिएशन दिखेगा विद द टाइम। भले जो प्लेस है एडजेसेंट ही है लेकिन हमको वेरिएशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के कंडीशन अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एडजेसेंट हैबिटेट की ही हम बात कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं है। एक रोड के उधर है, एक रोड के इधर है, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एक उस साइड है, एक इस साइड है, लेकिन तब भी वेरिएशन दिख रहा है ड्यू टू चेंजेस। ये ध्यान रखिएगा। पेरीपैट्रिक की हम बात करेंगे तो स्मॉल पेरिफेरियल आइसोलेशन की यहाँ पर बात करते हैं, छोटे से आइसोलेशन की बात करते हैं। सिम्पेंट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेम एरिया, मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं और इस स्पेसिफिक एरिया में आपका एक ट्री जो है वो एप्पल का है और दूसरा ट्री जो है वो हेज़लनट का है। ठीक है, अब एक बर्ड जो है वो सरवाइव कर रही है इस एप्पल ट्री पे एप्पल को खा के, और दूसरी चिड़िया जो है वो सरवाइव कर रही है हेज़लनट्स को खा के। तो सेम एरिया है लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक चिड़िया सेब खा रही है, एक चिड़िया हेज़लनट खा रही है। बस ऐसे समझो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एलोट्रॉपिक में बस आपको याद रखना है यहाँ पे जियोग्राफिक बैरियर होने के कारण डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 56 प्रश्न को। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजाति की आबादी में वृद्धि की क्षमता डैश कहलाती है। तो बताइए उसे हम क्या कहते हैं। डैश इज द एबिलिटी ऑफ पॉल्यूशन ऑफ अ लिविंग स्पीशीज टू इंक्रीज अंडर द आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसको हम इकोलॉजिकल पोटेंशियल कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, या फिर मल्टी डायरेक्शनल पोटेंशियल कहते हैं, या फिर जेनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। 56 प्रश्न है ये, और ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 में पूछा गया है। इसे हम जैविक क्षमता कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जैविक प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखें। अगर कोई नाशक जीव एक ही क्षेत्र में नियमित तौर पर उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। बताइए, क्रोनिक, एंडेमिक, एपिडेमिक या फिर स्पोरेडिक।
जिसको कि कदाचिनिक कहा जाता है। ये जो प्रश्न है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो 57 का जो आपका सही उत्तर है उसे हम क्या कहते हैं, अगर कोई नाशक जीव एक ही क्षेत्र में नियमित तौर पर उत्पन्न हो रहा है, एक ही क्षेत्र में बार बार उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसे एंडेमिक कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर कोई नाशक जीव नियमित तौर पर एक ही क्षेत्र में उत्पन्न होता है तो उसे स्थानिक कहते हैं। इसके लक्षण और निदान का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मलेरिया के वाहक को कुछ क्षेत्र और देशों में स्थानिक माना जाता है। 58वां क्वेश्चन, आज की क्लास में हम 60 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, 60 तक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डैश जाति वह जाति होती है जिसका चयन एक परिभाषित प्राकृतिक वास या पर्यावरणीय कारणों के एक राजदूत, प्रतिभा या प्रतीक के रूप में कार्य करे। ठीक है, डैश स्पीशीज इज अ स्पीशीज सेलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे अमिताभ बच्चन को हमने एम्बेसडर बना दिया है टीबी को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो एम्बेसडर के रूप में, एक चेहरे के रूप में हमने इनकी बात की है। वैसे ही जब जानवरों की हम बात करते हैं, जानवरों के रूप में, जानवरों के ग्रुप में भी हम एक चेहरा, एक जानवर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एम्बेसडर बना देते हैं, आइकन बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं फॉर अ डेफिनेट हैबिटेट और इन्वायरमेंटल कॉज। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लैगशिप। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला स्पीशीज वो होती हैं, जैसे जो अम्ब्रेला है, छाता का काम क्या होता है, जब आप बारिश में छाता लेके निकलिए और आप देखते हैं कि आपके मित्रगण जो हैं, दोस्त जो हैं, वो भीग रहे हैं, तो आप कहते हैं आ जाओ, छाता है मेरे पास, तुम सब इस छाते के नीचे आ जाओ, भीगोगे नहीं। ठीक है, बोलते हो। उसी तरीके से जब हम अम्ब्रेला स्पीशीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पीशीज को हम प्रोटेक्शन देते हैं, और जब हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो बाकी जो और स्पीशीज वहाँ पर रहते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे हम किसी टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं या एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, एलिफेंट को प्रोटेक्शन देना या टाइगर्स को प्रोटेक्शन देना। लेकिन जब हम एलिफेंट्स को उन्हीं के हैबिटेट में प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, उनका संरक्षण की बात करते हैं, तो उस जंगल में और जो जानवर रह रहे होंगे उनको भी तो ऑटोमेटिकली संरक्षण मिल जाएगा। तो उनको हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है। कीस्टोन स्पीशीज में मैंने आपको जंगल के राजा शेर के बारे में बताया था कि जंगल का राजा शेर जो है वो भले 1-2 नंबर में ही हो सकता है एक ही हो, लेकिन अगर इस जंगल के राजा शेर को आप ख़त्म कर देंगे तो पूरा जो फूड चेन है उस जगह की वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कीटोन स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे फूड चेन इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में। फिर मैंने आपको फ्लैगशिप स्पीशीज के बारे में बताया था, इनको हम एज अ एम्बेसडर, आइकन की तरह, सिंबल की तरह इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इंडिकेटर स्पीशीज जो कि हमें सूचित करते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन है कि नहीं, जो हमें इन्वायरमेंट कंडीशन के बारे में बताते हैं, उनको हम इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे एम्बेसडर, आइकन, सिंबल की बात की गई है, तो ये फ्लैगशिप हो जाएगा। बी, अगला प्रश्न हम देखते हैं। की क्राइटेरिया फॉर हॉटस्पॉट आर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, डिग्री ऑफ थ्रेट, नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। तो 59 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, 59 का जो सही उत्तर है वो है सी। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि वहाँ पर जैव विविधता बहुत होनी चाहिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो आपके स्पीशीज़ हों वो एंडेमिक हो, मतलब वो वहीं से बिलोंग करते हों। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न घाट को आपके हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपसे हम ये भी बताते हैं कि यहाँ पे कई एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे लॉइन टेल्ड मकाऊ या नीलगिरी तहर, ये सब इसी क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीशीज हैं और बहुत जैव विविधता यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर थ्रेट भी है, खतरा भी है। ठीक है, थ्रेड, इन्हें थ्रेड भी है, खतरा भी है, इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। जब भी हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं तो नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज देखी जाती है जो कि उस एरिया से बिलोंग करती है, और दूसरी चीज़ है कि डिग्री ऑफ थ्रेट। ठीक है, 70% थ्रेट वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, जाति बहुतीयता होनी चाहिए, वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनहीन
संवहनी पौधे हो, एंडेमिक प्लांट्स हो, और साथ ही साथ 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हो, 70% डिस्ट्रक्शन वहां पर हो चुका हो, तब उस एरिया को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा, एंडेमिक स्पीशीज हो, बायोडाइवर्सिटी वहां पर हो, जैव विविधता हो, साथ ही साथ 70% थ्रेड हो, वहां पर नष्ट हो चुकी हो। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न ये है 60वां प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, उनके प्राकृतिक निवास स्थान बाहर प्रजातियों का परिरक्षण डैश कहलाता है। द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। देखिए, जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कंजर्वेशन को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका एक्स सेतु होता है, ठीक है, और एक आपका इन सेतु होता है। इन सेतु कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जो स्पीशीज जहाँ पर है, जहाँ पर उनका हैबिटेट है, वहीं पर उनको हम संरक्षण दे रहे हैं। जैसे कि नेशनल पार्क में हम करते हैं, नेशनल पार्क में जो स्पीशीज जहाँ पर है उनके हैबिटेट में ही हम उनको संरक्षित कर रहे हैं, कोर एरिया, बफर एरिया बनाकर। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी यही चीज़ होती है, हम उनको उन्हीं की जगह पर, उन्हीं के हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, संरक्षण देते हैं। लेकिन जब हम एच सेतु की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उन्हें उनके हैबिटेट से दूर करके संरक्षण दे रहे हैं। जैसे आपका जू हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन हो गया आपका, ठीक है, डिफरेंट लैब्स हो गई। यहाँ पर उन स्पीशीज को उनके घर में संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बाहर ले जाकर संरक्षित किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज एक्स सेतु कंजर्वेशन। ए आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। तो थैंक यू सो मच क्लास। अभी तक इन्वायरमेंट की हमने 2 क्लासेस ले ली है और 60 क्वेश्चंस को मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें मैंने आपके साथ पॉलिटी के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मैंने मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और अब हम इन्वायरमेंट के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं चलेगी, 2-3 क्लासेस में इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइएगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे प्रश्नों के माध्यम से। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए। एक समय आएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।